हेलो एंड वेलकम बैक गाइस स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल के एक अनदर पार्ट में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस अगर आपने स्प्रिंग बूट के स्टार्टिंग के सेशन नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके यहां से देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी 20 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। तो गाइस चलिए यहाँ पे हम अपने मेन कंसेप्ट पे आते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई हमने लास्ट टाइम पे स्प्रिंग बूट को जेपीए के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए क्या क्या करा था। देखिए इसके लिए हमने करा क्या था, एक स्प्रिंग बूट का नॉर्मल सा प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने कुछ डिपेंडेंसीज ऐड कर रखी थी। जैसे हमने इसके अंदर जेपीए की डिपेंडेंसी, माइस्क्यूएल ड्राइवर की डिपेंडेंसी और साथ ही साथ मैंने लॉम्बॉक की भी यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड कर रखी थी सो दैट मुझे सेटर गेटर वगैरह जनरेट करने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो ये सारा चीज करने के बाद हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था इसमें हमने अलग अलग फोल्डर क्रिएट करा था। जैसे एक हमने कंट्रोलर के लिए फोल्डर क्रिएट किया था, एक एंटिटी के लिए, फिर एक हमने रेपो के लिए, फिर एक सर्विसेज के लिए और स्टैटिक के अंदर हमारे पास ऑलरेडी एचटीएमएल पेजेस थे। और जब हम एप्लीकेशन को रन करते थे, मेरा सर्वर ऑलरेडी रनिंग स्टेट में है, तो ये देखिए ये पेज हमारा आ रहा था। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा समस्या आपको बताता हूं कि देखिए लास्ट टाइम पे अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने यहाँ पे एक कंट्रोलर क्लास क्रिएट किया था जिसमें हमने @पोस्ट मैपिंग करके यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया था, राइट। तो अब हमारा सर्वर अभी रनिंग स्टेट में है। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगी, कह रहा है कि भैया मेथड नॉट अलाउड। ठीक है ना। तो ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए आपने क्या कर रखा है, अपने कंट्रोलर क्लास में @पोस्ट मैपिंग को लिख के छोड़ दिया है ना। इसके साथ आपने कोई भी यूआरएल पैटर्न नहीं बताया कि ये जो पोस्ट मैपिंग वाला मेथड है, ये जो मेथड रजिस्टर मेथड है, ये रजिस्ट्रेशन करेगा बट इसका एंड पॉइंट यूआरएल क्या है, मतलब इसको कौन कॉल करने वाला है, इसका इसका स्पेसिफिक यूआरएल क्या है। तो इसलिए यहाँ पे इसको कंफ्यूजन हो जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करिए, पोस्ट मैपिंग पे ब्रैकेट में ऐसे डबल कोड के साथ स्लैश करके यहाँ पे आप यूआरएल दे दीजिए इसका। लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया क्रिएट यूजर, राइट, या मैंने बस ओनली क्रिएट नाम से दे दिया यहाँ पे यूआरएल और इसको सेव कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे डेव टूल डाल रखा है। तो ये देखिए अपने आप रीलोड हो जाएगा और उसके बाद यहां से जाके हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा इंडेक्स पेज चलने लगेगा। मतलब कहने का यह है कि जब भी आप कोई बिजनेस मेथड क्रिएट करिए, जब भी आप कोई सर्विस के अंदर, कंट्रोलर के अंदर, कोई क्लास के अंदर कोई मेथड बनाइए तो उस मेथड का यूआरएल पैटर्न जरूर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे समस्या हो सकती है। ओके, तो उसे कैसे पता लगेगा कि भैया मुझे यही मेथड चलाना है, या तो आप कुछ भी मत बनाओ। ठीक है, तो आपने उसे बता दिया है कि भाई ये जो रजिस्टर मेथड है इसका यूआरएल पैटर्न क्रिएट है, जब क्रिएट की रिक्वेस्ट आएगी तो ये चलेगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट जो कह सकते हो गेट वाली रिक्वेस्ट के लिए वो तो डिफॉल्ट पेज आपको दिखा ही रहा है ना। तो आगे हमें और क्या क्या करना है, देखिए आगे करना ये है कि हमारा रजिस्टर पेज तो आ गया, अब यहाँ सॉरी लॉगिन पेज तो आ गया। यहाँ पे रजिस्टर बटन पे जब हम क्लिक करें तो यहाँ से जब हम डेटा देना तो ये डेटा डेटाबेस में सेव होना चाहिए यूजिंग जेपीए, है ना, ओआरएम टूल के थ्रू, जेपीए के थ्रू। तो उसके रिगार्डिंग देखिए ये तो कंट्रोलर रेडी है। बाकी अब क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस हमारा यहाँ पे रेडी है ना। यहाँ पे देखिए ये डेटाबेस, हमारा डेटाबेस तो हमने बना दिया था बट टेबल नहीं बनाया था। तो चलिए सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, है ना। टेबल एक बनाएंगे और टेबल, लेकिन टेबल बनाएंगे तो फिर एसक्यूएल क्वेरी आनी चाहिए, है ना। तो एसक्यूएल क्वेरी आने की जरूरत नहीं है ना आपको। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि जेपीए करेगा ना सारा काम, आप थोड़ी ना करोगे भाई। अगर ऐसा ही करना होता तो फिर आप जाइए, आप जेडीबीसी पढ़िए, आप टेबल बनाइए, इंसर्ट क्वेरी चलाइए, अपडेट क्वेरी चलाइए, क्वेरी भी नहीं चलाना है ना। तो सारा काम आसान करने वाला है ये। अब देखिए कैसे कैसे आसान करने वाला है ये। यहां पे हम जाएंगे अपने यूजर वाली क्लास में, ठीक है, जो एंटिटी क्लास जिसको हमने बताया था, ये एंटिटी क्लास। इस क्लास में शायद मैंने यहीं पे वीडियो पॉज किया था लास्ट टाइम पे। इसके पास ना मैंने @डेटा एनोटेशन लगा दिया। तो पता है क्या हुआ, @डेटा लगाने से ये लॉम्बॉक का एनोटेशन है। तो इसका प्राइवेट यानी कि प्राइवेट डेटा के लिए पब्लिक सेटर गेटर अपने आप बन जाएगा, रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टर अपने आप बन जाएगा। तो ये सिंगल एनोटेशन जो है ना, ये सारे एनोटेशन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये सारे एनोटेशन जैसे रिक्वेस्ट, ARGS, टू स्ट्रिंग, ये सब आपको दे देगा। तो बस आपको ये @डेटा लगा दिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ आप क्या करिए, इस पर्टिकुलर क्लास के साथ अगर आप ये चाहते हो कि भैया इस पर्टिकुलर क्लास के लिए टेबल बन जाए अपने आप, ठीक है ना, तो इसके लिए एक एनोटेशन होता है @entity, दैट्स इट। बस आपको क्या लगाना है, @entity। एंटिटी जब यूज कर रहे हैं तो javax.persist वाला यूज करिएगा जरूर। ठीक है, पैकेज का नाम पता रहे कि यही वाला पैकेज है, क्योंकि आपको पता ही है कि जावा में एक ही नाम से दो दो पैकेजेस, मतलब एक ही क्लासेस दो दो पैकेजेस में पाई जाती हैं।
तो फिर वो ये क्लास यहाँ से बिलोंग करती है, ये क्लास यहाँ से बिलोंग करती है, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला पार्ट हो जाता है और उसी की वजह से परेशान हो जाते हैं। ठीक है, जैसे लिस्ट हमारा बहुत जगह पाया जाता है, एक java.util में भी लिस्ट है और अलग अलग जगहों पे लिस्ट हमारे पास लिस्ट इंटरफेस या लिस्ट क्लासेस पर पाई जाती हैं। तो बस दैट्स इट। देखिए ये जो हमारी यूजर वाली क्लास है ना, इस यूजर वाली क्लास को कि आगे आपने @entity एनोटेशन लगा दिया, तो भैया एक बार आपने अपनी क्लास के आगे @entity लगा दिया तो ये बन गई आपकी एंटिटी बीन, ये बन गई एक एंटिटी बीन, ये बन गई डेटाबेस के रिस्पेक्ट में एंटिटी। अब इस क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट होगा वो डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। इस क्लास का जो एक मतलब ये क्लास जो होगी, इस क्लास के लिए मतलब इस एंटिटी लगाने से क्या होगा पता है, आप ये समझ लीजिए कि डेटाबेस में टेबल आपको नहीं बनाना है। आपने कहा टेबल कैसे नहीं बनाना है सर, किस नाम से बनेगा टेबल? फिर टेबल बनेगा जो क्लास का नाम है इसी नाम से बन जाएगा, यूजर नाम से बन जाएगा। आप देना चाहते हो तो ठीक है, आप अगर नाम देना चाहते हो अलग से तो @टेबल लगा दीजिए, ठीक है, बट ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहो तो दो, @टेबल लगाओ और टेबल में यहाँ पे आप टेबल का नाम प्रोवाइड कर दो जो आपकी इच्छा है ना। मैं नहीं लिखूंगा, मुझे जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूं कि यूजर नाम से ही टेबल बन के आ जाए ताकि मुझे याद रहे कि मेरी ये क्लास है और इस क्लास का ये टेबल है। समझ रहे हो, मेरी इस क्लास के लिए टेबल है, यानी कि यूजर क्लास के लिए यूजर टेबल, ठीक है ना। बाकी कोई और क्लास होगी तो उसके लिए और भी कोई टेबल बनाएंगे। अच्छा, बाकी यहाँ पे आपके पास कितने फील्ड हैं भाई? नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, क्योंकि डेटा हमने कितना इंसर्ट करना था ये देखिए। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यू सोर्स में जाके आपको दिखा देता हूं कि इसके लॉजिकल नेम जो है ना, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, मैंने सेम ले रखे हैं ताकि जब मैं @मॉडल एट्रीब्यूट लगाऊं या यूजर की ऑब्जेक्ट से डेटा में इंसर्ट कराऊं तो डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो मैंने भैया यहाँ पे ये सारा चीज बता दिया, बट डीबीए डेटाबेस कहता है कि भाई डेटाबेस में ना हमेशा और हमेशा कोई भी डेटा, मतलब डेटाबेस का तो अपना कंसेप्ट है, डेटाबेस कहता है कि भाई आप जितने भी हमारे पास नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मल फॉर्म्स हैं उसे फॉलो करिए, हमारे जो डेटाबेस के रूल्स हैं वो सब फॉलो करिए, है ना। तो उसमें जो है ये कहा जाता है कि भैया कोई भी टेबल बनेगा तो उसमें एक प्राइमरी की होगी, है ना। जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कहता है कि भैया सारा चीज टेबल टेबल में होना चाहिए, रो कॉलम होना चाहिए। दूसरा नॉर्मल फॉर्म कहता है कि भैया आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने डेटाबेस में क्या रखना चाहिए, प्राइमरी की। तो आप एक प्राइमरी की जरूर डिसाइड करिए, अदरवाइज यहाँ पे वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो मैंने प्राइमरी की के लिए एक अलग ही डेटा ले लेता हूं, अलग से ले लेता हूं, प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट इंट आईडी करके ले लेते हैं, ठीक है, ताकि कभी भी अगर मुझे मतलब इसे हैंडल करना हो तो मैं आईडी से हैंडल कर पाऊं। ये आईडी एक इंटरनली होगी जो कि यूजर को नहीं दिखेगी, यूजर तो बस नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड डालेगा, लेकिन उसके लिए हम एक इंटरनली आईडी बनाएंगे। हम चाहते तो ईमेल को भी एज अ प्राइमरी की ले सकते थे, बट मैंने आईडी को बनाया। अब एक बात है कि आप मतलब यहाँ पे तो हमारे 5 फील्ड हैं टोटल, तो इस पांचों फील्ड में कौन सा ऐसा फील्ड है जो आईडी है, यानी कि जो प्राइमरी की बनेगी टेबल में जाके, है ना। तो उस पर्टिकुलर फील्ड के आगे @id लगा दीजिए, ठीक है ना। तो सारा खेल किस चीज का है, एनोटेशन का है। बस आप देख रहे हो कितना छोटे छोटे एनोटेशन से आपको कितने बड़े बड़े काम हो जा रहे हैं। @id लगाने से आपके टेबल में अपने आप क्या बन जाएगा, अपने आप एक आपके अपने मतलब डेटाबेस में यूजर नाम का पहले क्या बनेगा, टेबल, उसके अंदर ये 5 फील्ड बनेंगे जिसमें आईडी फील्ड क्या बन जाएगी, आईडी फील्ड बन जाएगी प्राइमरी की। और जो फील्ड, इसका नाम आईडी ही होना जरूरी नहीं है, ईएमपी आईडी लिख दो, यूजर आईडी लिख दो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। अच्छा, इसके ऊपर जहां पे आपने @id लगाया जिस भी फील्ड के आगे, तो वो पर्टिकुलर फील्ड जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपका प्राइमरी की, ठीक है। अब ये प्राइमरी की बन जाएगी तो आप ये खुद देना चाहते हो या चाहते हो अपने आप जनरेट हो जाए, ऑटो जनरेटेड हो जाए। तो अगर ऑटो जनरेटेड चाहते हो तो नहीं तो फिर आपको असाइन करना पड़ेगा, विच इज असाइंड बाय यू। जैसे अगर आपको हाइबरनेट पे पता हो तो वहां पे एक बाय डिफॉल्ट असाइन होता है, तो यहाँ पे होता है भाई यहाँ पे होता है जनरेटर टाइप, ठीक है ना। जनरेटर वैल्यू भी दे दीजिए, कोई बात नहीं है, जनरेटर वैल्यू, ठीक, जेवेक्स वाला ही यूज कर लेते हैं हम। और यहाँ पे हम बता देंगे जनरेटर वैल्यू स्ट्रेटजी इज इक्वल्स टू, है ना, स्ट्रेटजी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बता देंगे भाई जनरेशन टाइप ऑटो। तो पता है क्या करेगा, ये अपने आप आपके डेटाबेस में इस पर्टिकुलर फील्ड की आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि आप एज ए डेवलपर किस चीज से डील कर रहे हो, केवल क्लासेस और ऑब्जेक्ट से डील कर रहे हो, एनोटेशन से डील कर रहे हो, बट आपको इसका टर्म पता होना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डेटाबेस में एक
प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होता है, टेबल होता है, कॉलम होता है, रो होता है ना, वगैरह वगैरह जो भी इसके कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए। बस आपको इससे मतलब नहीं है कि जी टेबल इस नाम से बनाना है, ये बनाना नहीं है, आपको क्वेरी नहीं लिखना है आपको, दैट्स इट, खत्म हो गया कहानी। बाकी ये जो फील्ड है ना, इन फील्ड के नाम से ऑलरेडी कॉलम भी बन जाएगा, लेकिन अगर आप ये चाहते हो नहीं भाई नहीं कॉलम हम अपने नाम से बनाना चाहते हैं, तो आप जितने भी फील्ड हैं उनके साथ यहाँ पे अलग से कॉलम जो है ना स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन हमें कॉलम वगैरह देने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि भाई आप क्या करो, आपका टेबल में कॉलम वही बनना चाहिए जो हमारे एंटिटी बीन में, यानी कि एक नॉर्मल मॉडल क्लास बोलिए, एंटिटी क्लास बोलिए। देखिए इसीलिए मैंने इसके लिए फोल्डर का नाम क्या ले रखा है ऊपर, देखिए एंटिटी, ताकि आपको याद रहे कि भैया एक तो ये तो एक एंटिटी है, तो एंटिटी बीन में, एंटिटी बीन के अंदर जो भी आप मतलब पर्टिकुलर क्लास वो मेंबर रखेंगे, उस पर्टिकुलर मेंबर्स के लिए टेबल में कॉलम बन जाएगा। तो टोटल 5 कॉलम बन जाएंगे, आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, दैट्स इट। तो बताइए आपकी एंटिटी वाली क्लास की कहानी हो गई खत्म, इतना ही कोड हमें करना है, दैट्स इट, हो गया। पहला चीज तो आपने सेटर गेटर के लिए ये रोटेशन लगा दिया, उसने कोड को रिड्यूस कर दिया। टेबल बनाने के लिए आपने इस क्लास को एक एंटिटी क्लास ट्रीट कराने के लिए @entity लगा दिया। तो @entity लगाने से हमारे जेपीए को इंडिकेशन मिल जाता है कि आपके प्रोग्राम में कोई न कोई ऐसी क्लास तो होगी जो एंटिटी क्लास होगी, तो उस क्लास को अपने आप पिक कर लेता है, हमें नहीं बताने की जरूरत है, अपने आप पिक कर लेगा एनोटेशन लगने की वजह से, और उस क्लास का जो क्लास का नाम होगा उसी नाम से टेबल बना देगा। फिर उसके बाद देखेगा कौन कौन से फील्ड हैं, उन्हीं फील्ड से कॉलम बना देगा, और जिसके आगे आईडी लिखा होगा उसको प्राइमरी की बना देगा। क्या बात है भाई, सब कुछ हो गया, खत्म कहानी, है ना। अब आ जाइए, इसको सेव कर लेते हैं, है ना। अब आ जाते हैं हम जरा इसको देखिए मैंने सेव कर दिया है। अब आ जाते हैं हम अपने इस पर्टिकुलर अगले कंसेप्ट की तरफ, और वो अगला कंसेप्ट है हमारा क्या, कंट्रोलर तो हमारा यहाँ पे बना हुआ है। अब हम बना देते हैं कि रेपोजिटरीज। रेपोजिटरी भी बहुत ही जबरदस्त चीज है, तो ये यूजर के लिए बनने वाला है। तो मैं रेपो फोल्डर के अंदर एक क्लास क्रिएट कर दूंगा और इसका नाम रख देता हूं भाई यूजर रेपो, ठीक है, यूजर रेपो। तो यूजर रेपो नाम की मैंने एक बना दी, सॉरी यूजर रेपो क्लास नहीं होता है, मेनली ये इंटरफेस होता है, तो इसीलिए मैं इसका नाम बदल देता हूं इंटरफेस, ठीक है। ये रेपोजिटरी इंटरफेस है, तो आप राइट क्लिक करके न्यू करके इंटरफेस बना सकते थे, मैंने गलती से क्लास बना दिया। यहाँ राइट क्लिक करिए, न्यू करिए, और यहाँ पे देखिए ये क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा तो अदर में जाके, नहीं आ तो रहा था इंटरफेस ऑप्शन, वहां पे यहाँ पे इंटरफेस ऑप्शन आ रहा था, वहीं से जाके आप इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेपोजिटरी क्या करता है भाई, रेपोजिटरी कहता है कि भाई आप एक काम करिए, आप अपनी एक इंटरफेस बनाइए, मतलब ये जेपीए का ही कंसेप्ट है कि आप अपनी एक इंटरफेस बनाइए और इस इंटरफेस में एक्सटेंड कर दीजिए, किससे, एक्सटेंड कर दीजिए जेपीए रेपोजिटरी से, ठीक है। तो जेपीए रिपोजिटरी से, सॉरी जेपीए रेपोजिटरी देखिए ऊपर आ रहा है, तो जेपीए रिपोजिटरी से अगर आप एक्सटेंड कर दोगे तो बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए है ना, बढ़िया चीज। तो जो बाकी जिम्मेदारी इनके ऊपर छोड़ दीजिए भाई, ये सब कुछ हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो ये मतलब एज अ जेनरिक टाइप मांगते हैं आपसे कि भाई आप एक काम करिए टी और आईडी। टी आईडी का मतलब यहाँ पे टी और आईडी क्या है, टी का मतलब वो एंटिटी क्लास, तो एंटिटी क्लास यानी कि यूजर क्लास, यानी कि मॉडल क्लास, ठीक है ना, जिसका एक ऑब्जेक्ट आप डेटाबेस में स्टोर करने जा रहे हो, ठीक है। तो यहां पे लिख दीजिए यूजर, ठीक है ना, क्योंकि हमारे केस में ये क्लास का नाम यूजर ही क्लास है, तो यूजर यहाँ पे हमने रख दिया, और ये यूजर ऑलरेडी कैटलीना में भी है, इस एंटिटी में भी है, और यहाँ पे भी है भाई। ये चीज ध्यान से देखिएगा, आपकी अपनी खुद की एंटिटी वाली होनी चाहिए, एंड्रो जावा टेक फॉर यू एंटिटी डॉट यूजर। अच्छा, दूसरा मतलब पहला जो मतलब जेनरिक टाइप हमें बताना होता है, वो बताना पड़ता है कि जो जेपीए रिपोजिटरी है वो की यूजर टाइप की है, यानी कि इसका जो क्लास होगा करस्पॉन्डिंग क्लास वो यूजर होगा। अब यूजर को एज ए एंटिटी वो कैसे ट्रीट करेगा, जब उसके आगे @entity एनोटेशन लगा हुआ है, दैट्स इट। दूसरा पैरामीटर है कि भैया उसके लिए कोई एक प्राइमरी की इंटीजर वैल्यू कुछ तो चाहिएगा ना हमें, तो मतलब प्राइमरी की आईडी जो होगी उसके लिए वो हमने इंटीजर टाइप का बना रखा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम जेनरिक टाइप में इंटीजर प्रोवाइड कर देंगे, दैट्स इट।
बताओ, आपको जेपीए के अंदर कोई कोड ही नहीं लिखना है, आपको रिपोजिटरी में कोई कोड करने की जरूरत नहीं है। ये इतना जो लाइन का कोड है, बस इतने ही लाइन का कोड आपके लिए हजारों काम, बहुत सारे काम आपको आसान करके देने वाला है। बस इसने ये बोल दिया कि भैया आप एक इंटरफेस बनाइए, जेपीए रिपोजिटरी नाम के इंटरफेस से अपनी क्लास में एक्सटेंड कर लीजिए, है ना, मतलब इंटरफेस में एक्सटेंड कर लीजिए, सॉरी, इंटरफेस में एक्सटेंड कर लीजिए। तो ये इस पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए, है ना, इस पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए जो जेपीए रिपोजिटरीज बनी हुई है ना, इस इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन हाइबरनेट खुद ही प्रोवाइड करेगा, मतलब जेपीए खुद ही प्रोवाइड करने वाला है। कई बार मैं हाइबरनेट बोल देता हूं क्योंकि आपको पता ही है दोनों में क्या रिलेशन है, पहले बता चुका हूं। तो ये जो जेपीए रिपोजिटरी है, जरा इसके बारे में जाके देखिए, तो ये जेपीए रिपोजिटरी इंटरनली एक्सटेंड्स कर रहा है किसको, पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी को, और साथ में क्वेरी एग्जांपल एग्जीक्यूटर को भी। और ये किसको एक्सटेंड कर रहा है, ये कोड रिपोजिटरी को कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कोड रिपोजिटरी को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, या ये एक्सटेंड कर रहा है रिपोजिटरी को। तो सबसे रूट इंटरफेस रिपोजिटरी है, तो रूट इंटरफेस रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी से बनाया गया है आपका कोड रिपोजिटरी, कोड रिपोजिटरी से बनाया गया है आपका ये देखिए पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी, और पेजिंग एंड सॉर्टिंग रिपोजिटरी से एक्सटेंड करके बनाया है जेपीए रिपोजिटरी। तो हम जेपीए रिपोजिटरी के इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमारे पास सारे पेजिंग, सॉर्टिंग, है ना, या कर्ड की जो भी फंक्शनलिटी होती है, क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की, सब हमारे पास आ जाए। तो आप विश्वास करोगे कि आपको बस इंटरफेस बना के छोड़ देना है, इसमें कोई मेथड नहीं डिक्लेयर करना है। हाँ, अगर आपको जरूरत पड़े, वैसे तो देखिए बात समझिएगा, ये जो हमारी जेपीए रिपोजिटरी है, इस जेपीए रिपोजिटरी के अंदर आप यहां पे देखोगे तो बहुत सारे मेथड बनाए गए इस इंटरफेस के अंदर, जैसे फाइंड ऑल मेथड लिस्ट टाइप का, फाइंड ऑल बाय आईडी नाम से मेथड, सेव ऑल नाम से मेथड, फिनिश नाम से मेथड, सेव मेथड, देख रहे हो आप, सारे मेथड बना के रखे गए हैं, है ना, सारे मेथड। भाई ये तो रूट इंटरफेस हो गया ना, ये बाकी इंटरफेस को एक्सटेंड करता होगा, जिसमें क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फाइंड, लोड, गेट, फेच, लिस्ट ऑफ डेटा, सारा चीज करने के लिए इसके अंदर मेथड्स बनाए गए हैं, इंटरफेस के अंदर मेथड को डिक्लेयर करके रखा गया है। तो आपने कहा सर हमने तो यहाँ के इंटरफेस बनाया है, इस इंटरफेस में हमने जेपीए रिपोजिटरी को एक्सटेंड किया हुआ है ना, आपने इस पर्टिकुलर इंटरफेस में जेपीए रिपोजिटरी को एक्सटेंड किया हुआ है, तो फिर आपको क्या नाम है, इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास बनानी पड़ेगी। लेकिन आपको इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास बनाने की जरूरत नहीं है ना। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि जो हमारा जेपीए, हमारा जो स्प्रिंग का ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है जेपीए के अंदर, ये खुद ही इंप्लीमेंट कर देने वाला है। कहने का मतलब हमें खुद नहीं करना है इंप्लीमेंटेशन इसका, मतलब इस इंटरफेस की जो इंप्लीमेंटिंग क्लास है हमें नहीं बनाना है, समझ रहे हो, बस हमने इंटरफेस बना देना है कि हमारी क्लास इसको इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, बस। अब इसके बाद सारा खेल स्प्रिंग बूट का है और हमारे जेपीए का है, वो खुद ही इस इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास बनाएगा, इस इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास बना के, है ना, और सारे मेथड को ओवरराइड कर देगा, बॉडी दे देगा। अब आप चाहो ना तो आप अपना सेव मेथड, फाइंड मेथड, गेट मेथड, लोड मेथड खुद ही यूज करने वाले हो, आप डायरेक्टली यूज कर लो, उसके बारे में चिंता ना करो कि ये इसकी इंप्लीमेंटेशन कौन देने वाला है, ये इंटरनल अपने आप हो जाने वाला है, ऑटो कॉन्फ़िगर्ड हो जाने वाला है, दैट्स इट। तो ये हमारा हो गया भाई, एक पहला चीज हो गया। अच्छा देखिए, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद इसका जेनेरिक टाइप बनाया है, अभी कुछ हमने किया है इसमें, देखिए कुछ हुआ है, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम ध्यान देते रहेंगे। ओके, एक चीज और जरा ध्यान दीजिए कि मैंने क्या शो एसक्यूएल वाला यहाँ पे ये नहीं लगाया है। एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं शो एसक्यूएल का वो लगा दूं, कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर दूंगा, तो जो भी एसक्यूएल क्वेरी बैकएंड में फायर होती है ना, वो हमें दिख जाती है। सो लेट मी चेक कि भाई हमारा जो डेटाबेस है, इसमें हम यूज तो हमने कर दिया डेटाबेस, शो हम करते हैं टेबल्स, ठीक है ना, शो टेबल्स करते हैं, तो अभी एम्प्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इस पर्टिकुलर इसके अंदर अभी कोई टेबल इंसर्ट नहीं हुआ है। बट मैं इस चीज को यहाँ पे शो एसक्यूएल के लिए मैं एक एंट्रीज ऐड कर लेता हूं, बस 1 मिनट आप वेट करिए, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि जो भी एसक्यूएल क्वेरीज चल रही हैं वो सारी एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह आपको दिखे, तो इसके लिए मैं यहाँ से 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ से हम प्रॉपर्टीज में दूसरे प्रोजेक्ट से बेसिकली रिसोर्सेज से कुछ और प्रॉपर्टीज आपके लिए यहाँ पे डाल देता हूँ, सो दैट आप ये भी देख पाओ कि हमारी एसक्यूएल क्वेरी चली या नहीं चली, राइट। तो देखिए ये होता है हमारा
ये शो एसक्यूएल और ये फॉर्मेट ट्रू, मल्टी पार्ट हमें नहीं चाहिए तो इसे हटा देते हैं। तो ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये दो डिपेंडेंसी डाल देते हैं, ये डिपेंडेंसी इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है, साथ इसी के साथ ही डाल देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये इसी से रिलेटेड है, ये डेटाबेस से रिलेटेड है। एक डिपेंडेंसी और सॉरी एक प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, डिपेंडेंसी नहीं है, सॉरी वेरी सॉरी, प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे एसक्यूएल जेपीए डीडीएल ऑटो अपडेट का एक वो है प्रॉपर्टी है, वो भी हम ऐड करेंगे। तो देखिए इसमें 3 प्रॉपर्टी मैंने अभी ऐड किया है, जैसे स्प्रिंग जेपीए शो एसक्यूएल ट्रू, तो जब भी कोई एसक्यूएल फायर करेगा तो आपको कंसोल पे दिखाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो उसका फॉर्मेट होगा वो एसक्यूएल होगा, उसकी प्रॉपर्टी हमने ट्रू कर दी है। और ऑटो डीडीएल, ये डीडीएल ऑटो अब इसमें अपडेट कर दिया, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये डेटाबेस में जब भी मतलब कोई भी चीज होगी, कोई भी इंसर्ट क्वेरी या अपडेट क्वेरी, मतलब कोई भी क्वेरीज आप फायर करोगे तो सक्सेसफुली उसे अपडेट कर देगा, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक अपडेट भी होता है, क्रिएट होता है, तो आप क्रिएट कर दोगे तो बार बार वो क्रिएट करेगा, है ना। तो अपडेट का मतलब वहां पे जाके बार बार अपडेट कर देना भाई, नया रिकॉर्ड अपडेट करते रहना, है ना, नया रिकॉर्ड पहुंचाते रहना, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, तो आप इसके जैसे मैंने सेव किया है, तो सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेरी तो फायर हुआ है भाई, क्रिएट चला है ना, ये देखिए क्रिएट चला है, क्रिएट चला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपडेट कर रहा है, अभी जैसे मैंने सेव किया तो तुरंत इसने अपडेट कर दिया, ठीक है। तो क्रिएट टेबल देख रहे हो आप, क्रिएट टेबल एक हाइबरनेट सीक्वेंस नाम से भी एक एक्स्ट्रा टेबल बन के आता है वहां पे, ठीक है। क्रिएट टेबल इनोडीबी इसका इंजन है और सीक्वेंस बना, और एक क्रिएट यूजर भी हो गया, देख रहे हो आप, क्रिएट यूजर भी चला इंटरनली अपने आप, बस आपने कोड कितना लिखा है यार, कुछ नहीं। तो आपको लगता है कि फ्रेमवर्क वगैरह लेवल पे जब हम चीजें पढ़ते हैं तो बड़ा कठिन होता है, नहीं नहीं, कठिन समझना है बस, समझना कठिन है, बस एक बार समझ में आ गया तो बाकी सब कुछ आसान है, बिल्कुल आसान। तो यहाँ पे देखिए ये नॉट नल भी कर दिया, इसके ये देखिए सारे फील्ड का जो है अपने आप डेटा टाइप के हिसाब से अपने आप यहाँ पे प्राइमरी की भी बन गया, है ना, सब कुछ हो गया। तो लेट मी जस्ट चेक कि भाई ये सारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है ना। सी टेबल करा इस बार, देख रहे हो आप, तो इसका मतलब जो हमने ऑटो अपडेट करा, ये इसने हमारा जो रिकॉर्ड है डेटाबेस में अपडेट कर दिया, और साथ ही साथ देखो यहाँ पे टेबल भी बन गया, मतलब मैंने कोई इंसर्ट क्वेरी फायर भी नहीं करी, बस ये दो चार कॉन्फ़िगरेशन, दो चीज हमने करा, बस हमने अपनी क्लास को एंटिटी बना दिया, अपनी जो मॉडल क्लास थी, यूजर क्लास थी, उसको एंटिटी बना दिया, और साथ ही साथ जो हमने हमारा रिपोजिटरी था उसमें जेपीए मतलब एक, अच्छा एक चीज और है, मैंने यहाँ पे किया नहीं, वैसे करना चाहिए, स्टैंडर्ड रूप की स्टैंडर्ड मतलब तरीका यही होता है कि इस रिपोजिटरी के आगे @रिपोजिटरी एनोटेशंस लगा देना चाहिए, क्योंकि ये हम एक रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं ना, तो इस रिपोजिटरी के आगे @रिपोजिटरी एनोटेशन लगा देना चाहिए। देखिए आपने नहीं भी लगाया तो सारा काम तो वैसे भी हो ही गया, बट एक स्प्रिंग की ऑटो कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको भी बताने के लिए और एक हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, ठीक है। तो इसलिए इसको रिपोजिटरी के साथ मतलब एनोटेट कर देना चाहिए, ठीक। इसी तरह से जो आप सर्विस क्लासेस बनाओगे तो उसको सर्विस से एनोटेट कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया भाई, हमारे लिए टेबल बना दिया, एक टेबल इंटरनली बनाता है हाइबरनेट सीक्वेंस, जिसमें वो सीक्वेंस मैनेज करता है हमारे प्राइमरी की के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा हम यहाँ पे DESC यूजर करते हैं और हमारे जो हमारी क्लास थी ना उसी क्लास के नेम से यह देखिए टेबल बना है, आईडी बन गई, प्राइमरी की बन गई, ईमेल आईडी, मोबाइल ईमेल, पासवर्ड, है ना, बढ़िया चीज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम जानते हैं भाई कि ये हमारा यूजर रिपोजिटरी हो गया, ये हमारी यूजर क्लास हो गई, इसके लिए टेबल ओबल बन गया है। तो इन दोनों को आप कर दीजिए बंद, इनकी इनकी कहानी हो गई खत्म, ठीक है ना, इसकी कहानी खत्म हो गई। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऐड करी थी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसे भी क्लोज कर देता हूँ। तो बाद मतलब बहुत सारी चीजें जो है यहाँ से मैं इसलिए हटा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, ठीक है। तो अब हम जरा चलते हैं कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस पर्टिकुलर मेथड का यूआरएल पैटर्न क्या है, स्टोर डेटा है, मैंने यहाँ पे स्टोर डेटा दे रखा है, ठीक है, एक्शन में। और मेथड का टाइप देखिए यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं तो इसका नाम स्लैश करके स्टोर डेटा दे देते हैं, ओके, स्टोर डेटा दे दिया। अब स्टोर डेटा देने के बाद यहाँ पे हम पर्टिकुलर यूजर से आने वाला डेटा को गेट करेंगे और अपने बीन में स्टोर करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया @model एट्रीब्यूट एनोटेशन, और उसके बाद यहाँ पे हमने उस पर्टिकुलर यूजर क्लास का नाम बता दिया। तो ये हमारी यूजर क्लास है और उसका नाम दे दिया यूजर। वैसे तो आपको बाय डिफॉल्ट देने की जरूरत नहीं होती है ना। तो ये कि यूजर हमने बता दिया, ठीक है।
इसके बाद जो है मतलब यूजर क्लास का डेटा आएगा और उसके बाद सेट भी हो जाएगा। यानी कि इतना करने से क्या हो गया, आपको जैसे सर्वलेट में या जेएसपी में या जावा बीन में वैसे नॉर्मली आप करते हो, फॉर्म से डेटा गेट करते हो फिर बीन में सेट करते हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म से डेटा नहीं गेट करना है और बीन में जाके सेट नहीं करना है, आपका डेटा गेट होगा और बीन में जाके सेट हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म कहानी। तो जब आपका यूजर से डेटा आ गया और बीन में जाके सेट हो गया, ये पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक है, तो फिर करना क्या है, उसको स्टोर तो करना है। तो स्टोर करने के लिए क्या करा जाए भाई, स्टोर करने के लिए हमने वो जेपीए रिपोजिटरी जो बना रखी थी ना, वो तो एक इंटरफेस था। उस इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, उसको हम कैसे यूज करें, है ना क्वेश्चन। तो देखिए, वैसे तो कई तरीके हैं लेकिन इसी के लिए हम मेनली बनाएंगे सर्विस। तो एक चीज हमारा यहाँ पे मिसिंग हो गया, क्या, सर्विस। तो सॉरी सॉरी, ये तो दूसरा प्रोजेक्ट था, यहाँ पे आ जाइए जहां से मैंने वो चीज कॉपी किया था। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सारा चीज हाइड करके रखता हूँ कि ये आपका सिंगल प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाइए यूजर सर्विस में, ठीक है ना। और यहाँ पे जाइए, आप क्या बना दीजिए, एक क्लास बना दीजिए, ठीक है। तो एक क्लास बना दीजिए और जिसका नाम रख दीजिए, क्लास बनाएंगे या पहले आप इंटरफेस बना लीजिए। देखिए स्टैंडर्ड तो यही कहता है कि पहले इंटरफेस बना लीजिए फिर इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास बना लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे बना लीजिए यूजर सर्विस नाम का इंटरफेस, ठीक है। तो देखिए ये यूजर नाम तो देखिए आप अपने हिसाब से रख सकते हो, रजिस्टर सर्विस, मॉडल सर्विस, होम सर्विस, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड यही है कि रेपोजिटरी का नाम रेपो रखो, है ना, एंटिटी का नाम यूजर एंटिटी रख दो तो और अच्छा है, ठीक है। कंट्रोलर जो है कंट्रोलर से रिप्रेजेंट करो तो थोड़ा सा रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कोड की, बस, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे मुझे इंसर्ट करना है, फेच करना है, तो फिर से मैंने यहाँ पे फिर से मैंने गलती कर दी, मुझे इंटरफेस बनाना था तो इंटरफेस ही रहने देते यार, इंटरफेस ही रहने देते हैं, तो थोड़ा बात करने के चक्कर में मैं भूल गया, ठीक है। इंटरफेस बना लेते हैं और इंटरफेस में यहाँ पे हम मेथड की डिक्लेरेशन कर देते हैं पब्लिक वाइड और सेव नाम का मेथड बना दिया, ठीक है। एक तो सेव हो गया, फिर इंसर्ट, फिर डिलीट, इस तरह से मेथड बनाओगे ना आप, ठीक है। तो एक हमने सेव मेथड बना दिया, लेकिन सेव मेथड में डेटा किस टाइप का है, सेम बना लो या जो भी बना, जेनरिक ही टाइप का रहने देते हैं और इसमें लिख देते हैं हम ये आप अपने हिसाब से मेथड बना सकते हो, ऐसा ना समझिए यही है। तो मैं लिख देता हूं यूजर रजिस्टर, यूजर रजिस्टर, और इसमें जो पैरामीटर मैं लूंगा वो यूजर टाइप का लूंगा। क्यों यूजर टाइप का, क्योंकि इसमें यूजर यानी कि बीन क्लास का ही ऑब्जेक्ट तो आएगा, बीन यूजर का डेटा आ गया है, सेट हो चुका है बीन में, ठीक है ना। तो मैंने यूजर टाइप का पैरामीटर यहाँ पे ले लिया। तो इसको मैं अभी मैं एक ही मेथड यहाँ रहने देता हूँ, यूजर ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या करिए ना, आप बनाइए इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास, ठीक है। इंटरफेस, तो इंटरफेस बनाने से यही कि आप स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो और कोई बात नहीं है। तो यहां पे लिख दीजिए यूजर सर्विस आईएमपी, ठीक है ना, आईएमपी, बस आईएमपी भी रहने दीजिए, इंप्लीमेंटेशन इससे समझ में आ जाता है कि इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास है। तो यूजर सर्विस आईएमपी में आप क्या कर दीजिए भाई, इंप्लीमेंट्स कर दीजिए किसको, यूजर सर्विस को, ठीक है ना। यूजर सर्विस जो हमारा इंटरफेस है उसमें आप इसे इंप्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक हमारी क्लास बन गई जिसने इस मेथड को ओवरराइड कर दिया, समझ रहे हो। अगर अगर आपको रिपोजिटरी बहुत सारे बनाने हैं तो बहुत सारे रिपोजिटरी बना सकते हो, यही बनाओ। एंटिटी बनाने बहुत सारे बना सकते हो, यहीं पे बनाना एंटिटी फोल्डर में। उसी तरह से सर्विसेज भी बहुत सारे क्रिएट कर सकते हो, जो यहीं पे आप क्रिएट करो सर्विसेज फोल्डर में। तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, इसीलिए हमने पहले से बना के रख रखा है आपके लिए, ताकि आप इसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेंगे। सो देखिए यहाँ पे कहानी ये है कि भाई आपका ये मेथड आ चुका है। अब ये जो क्लास है एक सर्विस क्लास है, तो इसको एक सर्विस ट्रीट कराने के लिए हमें इसके आगे एट द रेट सर्विस एनोटेशन लगा देना चाहिए। देखिए स्टैंडर्ड यही कहता है, ये एट द रेट सर्विस लगा देना चाहिए, ठीक है, ठीक, ताकि हमारे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को भी पता चल जाए कि भैया ये तो सर्विस है और हमें भी पता चले कि ये सर्विस क्लास है। दैट्स इट। अब बताइए आगे क्या करना है। आगे अब आप चाहो तो इस सर्विस क्लास को डायरेक्टली अपने कंट्रोलर क्लास में यूज कर लो, बट एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है मैं वही बता के चलता हूं आपको। मैं यूज तो करूंगा लेकिन रेपोजिटरी को कैसे यूज करूंगा, सेव इंसर्ट डिलीट करूंगा तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, नहीं तो होगा कैसे। देखिए सारा खेल जो है रेपोजिटरी का है, तो रेपोजिटरी को कैसे यूज करा जाए, जिसका नाम था यूजर रेपो। तो पता है यूजर रेपो एक इंटरफेस है, इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास हमें नहीं बनानी है। इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास अपने आप बन जाएगी, बस आपको क्या कर देना है,
अब आपको इसकी अपनी क्लास में इसको यूज कर लेना है, राइट। अपनी क्लास में डायरेक्टली इसको यूज कर लेना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, अपनी क्लास के अंदर यहाँ पे लिखने वाला हूँ यूजर, यानी कि सर्विस इंप्लीमेंटिंग क्लास में ही ऐसा करना चाहिए, चाहे तो मैं कंट्रोलर में भी कर सकता हूँ। मैं अगर इस सर्विस को यूज ना करूं, सर्विस की इंप्लीमेंटेशन ना यूज करूं, तो मैं अपने कंट्रोलर में ही डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, मैं अपनी कंट्रोलर क्लास के अंदर ही मैं यूजर रेपोजिटरी को इंसर्ट करके, मतलब कॉल करा के उसका सेव मेथड चला सकता हूं, मतलब सर्विस को पूरा का पूरा स्किप कर सकता हूं। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। पूरा का पूरा ये नहीं कि यही यही पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर रेपोजिटरी, ठीक है। यूजर रेपोजिटरी है ना, हाँ ठीक है। यूजर रेपोजिटरी, यूजर रेपोजिटरी, हाँ यहाँ पे आ गया था, देखिए यूजर रेपोजिटरी, ठीक है। यूजर रेपोजिटरी, यूजर रेपोजिटरी नाम तो आप वैसे यूजर यूजर रेपो हमने दे दिया नाम, ठीक है। और उसके बाद इसके आगे एनोटेशन, आप चाहे तो इसका ऑब्जेक्ट भी बना लीजिए, इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास बनाइए, कुछ नहीं करना है ना। आपने बस क्या करना है, ऑब्जेक्ट तो आप खुद नहीं बना पाओगे, इंप्लीमेंटिंग क्लास बनाना पड़ेगा, बट आपको कुछ नहीं करना है, आपको @ऑटो वायर्ड एनोटेशन लगा देना है, AUTO वायर्ड, ऑटो वायर्ड, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर देना है, यूजर रेपोजिटरी के, है ना, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ऑटो वायर्ड इंटरफेस नहीं होगा, इंटरफेस की इंप्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएगा रेफरेंस वेरिएबल के अंदर, दैट्स इट, है ना। बढ़िया चीज, बहुत जबरदस्त चीज है भैया। आप थोड़ी देर के लिए सोचो जरा, है ना, स्क्रीन पॉज करके आप सोचिएगा कि कितना बढ़िया चीज है, ठीक है। तो आपने क्या करा भाई, डॉट लगाया और यहाँ पे उसके पूरे खानदान आ गए, तो ये सब क्या आ रहा है, उसे यूजर रिपोजिटरी, ये जेपीए रिपोजिटरी जो हमारी इंटरफेस थी ना, उसकी सारी मेथड्स आ रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लास जो यूजर रेपो थी वो जेपीए रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर रही थी, और जेपीए रिपोजिटरी को एक्सटेंड करने वाली जो हमारी क्लास है यूजर रिपोजिटरी, इसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो भी आ चुका है ना। तो यही मैं कह रहा था आपको सोचने के लिए। आप देखिए अब आपको क्या करना है, सेव मेथड चला देना, दैट्स इट, सेव मेथड है, बस आपको इसे चलाना। देखिए इसमें एंटिटी टाइप का पैरामीटर मांग रहा है ना, इसीलिए हमने अपनी क्लास में @एंटिटी एनोटेशन लगाया था, ठीक है। तो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, यूजर था, इसमें डेटा आ ही चुका है, सेट हो चुका है ना। ये चीज तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये इस एनोटेशन को लगाने से फॉर्म से डेटा अपने आप गेट हो जाएगा और बीन में जाके अपने आप सेट हो जाएगा। तो बस बीन डेटा है ही, तो यूजर को यहाँ पे पुट कर दीजिए, खत्म, दैट्स इट। इतना ही करने से आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर हो जाने वाला है। लेकिन ये जो कोड है ये कंट्रोलर में डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए, इसके लिए बैकग्राउंड में एक अलग से सर्विस क्रिएट कर देना चाहिए, जिस सर्विस के अंदर ये सारा कोड लिखना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं यही करके देख लेता हूँ अभी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कंट्रोलर में आपको करके दिखा देता हूँ, फिर इसको सर्विस में उठा के डाल देंगे। तो अब आप यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपने बस एप्लीकेशन पे यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है और यहाँ से डेटा डाल देना है। लेट से मैं यहाँ पे, ये पूरा फिल होगा डेटा, सूर्या डिटेल मोबाइल, और ये क्या है, पासवर्ड 1234, एंड रजिस्टर बटन पे हिट किया, ठीक है। जैसे मैंने रजिस्टर बटन पे हिट किया, यहाँ पे स्टोर डेटा में प्रॉब्लम आ गया कि स्टोर, ओके, स्टोर डॉट जेएसपी लिखा हुआ है मैंने शायद, तो डॉट जेएसपी जो एक्सटेंशन है ना वो हमें हटाना पड़ेगा, स्टोर डेटा जेएसपी, ओके ओके। मेरे ख्याल से देखिए नीचे ना इंसर्ट क्वेरी फायर हुई है वैसे आप देखिए ना, इसीलिए मैंने वहां पे शो एसक्यूएल लगा दिया था, इंसर्ट क्वेरी फायर हुई है। ये पता है, ये डेटा सेव करने के बाद किसी और पेज पे जा रहा होगा, वो पेज हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टोर करने के बाद किसी पेज को खोज रहा है, वो पेज दूसरा है ना, ये उस पेज को नहीं पा रहा है ये, तो व्यू के अंदर जो हमारा पेज है ना वो उसे नहीं मिल रहा है, बट लेट मी चेक कि डेटा हमारा आया है कि नहीं, ठीक है, वो हम बाद में देख लेंगे। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं सेलेक्ट इंसर्ट फ्रॉम यूजर, ना ना ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, ठीक है, इंसर्ट फ्रॉम यूजर नहीं, ओके, दैट्स नाइस। ये देखिए हमारा प्राइमरी की अपने आप आ गया, डेटा आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल, मोबाइल, सारा डिटेल आ गया। आप थोड़ी देर के लिए सोचो यार कि आपने कितना कोड लिखा हुआ है, आप सोचो कि आपने कितना कोड लिखा है, क्या आपने टेबल क्रिएट किया, क्या आपने इंसर्ट क्वेरी चलाई, है ना। तो ये स्प्रिंग बूट और जेपीए का कमाल है, दोनों मिलके ये सारा काम कर रहे हैं, है ना। सारा सारा गलती उन्हीं का है, मेरा कोई गलती नहीं है भाई। तो यहाँ पे क्या करिए, आप यहाँ से इसको कट करिए, और कट करने के बाद आप इस पर्टिकुलर लॉजिक को, जो यूजर सर्विस इंप्लीमेंटेशन है ना, इसके अंदर लिख देना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लिख देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसको ऑटो ऐड कर लीजिए, और उसके बाद ये जो हमने सर्विस के अंदर जो मेथड बनाया है, इस मेथड का रिटर्न टाइप
क्या आप देना चाहते हो वो आप डिसाइड करो। अगर वाइड देना चाहते हो तो वाइड होगा, नहीं तो मैं तो ये कहूंगा इसका रिटर्न टाइप वही कर दो जो मतलब जब ये यूजर का ऑब्जेक्ट इंसर्ट करे तो यूजर टाइप का ही कर दो। तो फिर आपको यहाँ पे जो मेथड ओवरराइड आपने किया हुआ है इसको भी यूजर टाइप का करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ऐड रिटर्न स्टेटमेंट में क्या कर दीजिए आप, ऐड रिटर्न स्टेटमेंट में सीधे आप यूजर रेपोजिटरी के ऊपर यूजर रेपोजिटरी डॉट यहीं पे लगा दीजिए सेव मेथड। तो जो एंटिटी सेव होगी उसकी यहाँ पे उसके लिए ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने यूजर सर्विस इंप्लीमेंटेशन में सारा कोड लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, मैंने जो यूजर सर्विस बनाई थी उसमें इंटरफेस के अंदर मेथड डिक्लेयर कर दिए और फिर यहाँ पे हमने उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी। और जो यूजर रेपोजिटरी है उसके बारे में कंट्रोलर को नहीं पता, अब हम यूजर सर्विस इंप्लीमेंटेशन को ही डायरेक्टली यूज करने वाले हैं जहां पे इसी तरह के और भी मेथड लिखे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंट्रोलर के लिए बहुत ज्यादा हेडेक वाला काम ना हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर सर्विस इंप्लीमेंटेशन को डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। तो यूजर सर्विस इंप्लीमेंटेशन आ गया। लेट्स से इस वेरिएबल का नाम हमने यूजर सर्विस IMP लिख देते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद यूजर सर्विस के अंदर जो हमने मेथड अपना क्रिएट कर रखा था जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था रजिस्टर्ड यूजर। ठीक है ना, यूजर रजिस्टर, उसमें हम यूजर का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड हो गया। चाहते तो हम डायरेक्टली यहाँ यूज कर लेते, है ना, बट एक स्टैंडर्ड हो गया कि अब देखिए ये ऑटो वर्ड एनोटेशंस जो लगाया गया है ये तो लगाना ही पड़ेगा भाई, ऑटो वर्ड एनोटेशन तो लगाना पड़ेगा ना। तो कि इस इंटरफेस की जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास है वो भी हमें नहीं बनाना है ना। तो ऑटो वर्ड, ठीक है, ऑटो वायर लगा दिया। तो ये हो गया इसकी इंप्लीमेंटेशन। यूजर सर्विस इंप्लीमेंटेशन जो है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑटो वायर्ड हो जाएगा और उसकी ऑब्जेक्ट से जब मैंने यूजर से आने वाले डेटा को यहाँ पे रिसीव किया तो यूजर रजिस्टर मेथड में सर्विस इंप्लीमेंटेशन मेथड में यहाँ पे पास कर दिया और इसने इस डेटा को यहाँ पे रिसीव कर लिया और एक्चुअल इंसर्ट का मेथड यहाँ पे है। तो ये सेम मेथड ही सारा काम कर रहा है, मतलब इंसर्ट क्वेरी सारा यही फायर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ कंट्रोलर क्लास में आ जाते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं। सारा चीज रेडी है हमारा। अब जस्ट लेट मी रन दिस एप्लीकेशन, फिर मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा ये एरर क्यों आ रहा था। ठीक है, इस बार मैं नेम दे देता हूं, लेट से प्रकाश, और मोबाइल नंबर देता हूं कुछ भी, और p@gmail.com। ओके, एंड यहाँ से पासवर्ड देता हूँ, रजिस्टर बटन पे हिट करता हूँ और लेट मी चेक ऑन इक्लिप्स कंसोल। ये देखिए इस तरह से आप इसे यहीं से वैलिडेट कर सकते हो कि यार इंसर्ट क्वेरी तो फायर हुआ होगा। देख रहे हो आप, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वगैरह वगैरह सब हो रहा है। कितना जबरदस्त चीज है भाई कि इंसर्ट क्वेरी आपके लिए खुद ही फायर करके दे रहा है। ये हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो मेथड चलाना है। एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपर हम किससे डील कर रहे हैं, क्लासेस और ऑब्जेक्ट से। सारा काम बाकी कौन कर रहा है, हाइबरनेट कर रहा है। देखिए प्राइमरी की बन गई, जेपीए कर रहा है, हाइबरनेट कर रहा है। ठीक है ना, प्राइमरी की बन गई, डेटा आ गया, ईमेल आ गया, मोबाइल आ गया, पासवर्ड आ गया, सारा डेटा सेट है ना। तो फॉर्म से डेटा गेट भी हो गया, बीन में जाके सेट भी हो गया इस वाले एट्रीब्यूट से, और इस वाले तरीके से आपका डेटा डेटाबेस में जाके स्टोर हो गया। बाकी वो एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, और इसमें लॉग इन और बहुत सारे जो मॉड्यूल्स हैं, अपडेट पासवर्ड, चेंज पासवर्ड और सारा चीज जो है हम एक एक करके करेंगे। इसमें हम थाइबली भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, राइट। बट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए यार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको, है ना। अगर आपको और स्पेसिफिक कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू, थैंक्स लॉट।